हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने एक अजब मॉलिक्यूल की गजब इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। मैं उस मॉलिक्यूल को आपके सामने ला रहा हूं जो मॉलिक्यूल बोर्ड लेवल पर, मेंस लेवल पर, एडवांस लेवल पर और तो और नीट लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस करिए वो कौन सा मॉलिक्यूल है। बोलो बोलो, टेल टेल। बिल्कुल सही पहचाना, और वो मॉलिक्यूल है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आइए शुरू करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जनरल मेथड प्रिपरेशन क्या है। स्मॉल स्केल पर अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन करना है तो मैं फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और मुझे मिलेगी लाला क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कॉमर्शियल स्केल पे अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो कोक पाउडर की रिएक्शन हमें स्टीम से करानी होगी और इस प्रोसेस में बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में बनेगा बेटा हाइड्रोजन। क्या आपको पता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? जी हाँ, वाटर गैस कहलाता है। और तो और इनको और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। सिन गैस, सिंथेसिस गैस, पावर गैस, पाउडर गैस, व्हाइट डंप, फायर डंप, डाउसन गैस, मॉन्ड गैस। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है। अगर हम K4FeCN6 की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएं तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं K4FeCN6 की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करा देता तो क्या होता? देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, एक HCN गैस बनती है जिसकी स्मेल रोटेन अमंड जैसी होती है। अब बादाम खाने से तो यार दिमाग चलता है, लेकिन इसकी रोटेन अमंड स्मेल सूंघने से दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि भाई टॉक्सिक गैस होती है, सूंघने पे इंसान निकल लेता है, समझे? इसलिए मैंने कहा दिमाग चलता नहीं, रुक जाता है। अब बात आती है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है। लेकिन फ्लेम के कांटेक्ट में आने पर बेटा ये फ्लेम को ब्लू कलर देता है। बोले तो क्या फ्लावर समझा था? फ्लावर नहीं, फायर है ये मॉलिक्यूल, फायर। क्योंकि बेटा इसकी प्रॉपर्टीज ही कुछ ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहने को हम इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल वाटर के साथ कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर फॉर्मिक एसिड बनाता है, यानी कि सॉल्यूशन को एसिडिक कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? I2O5 की हेल्प से। जी हाँ, I2O5 का यूज किया जाता है बेटा एस्टिमेशन में, किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के। और तो और इसको एब्सॉर्ब भी किया जा सकता है, किससे? CO2Cl2 से। तो है ना बड़ी काम की प्रॉपर्टीज। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बनने वाला कंपाउंड कहलाता है बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने से रोकता है। और नो डाउट इन इट, इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे इंसान की डेथ हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस भी होती है। और तो और कार्बन मोनोऑक्साइड डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ एसोसिएट होकर लिगेंड का काम भी करता है, जिसमें कार्बन लोन पेयर डोनर एटम की तरह बिहेव करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड की तरह काम करता है और लिगेंड का काम होता है लोन पेयर देने का। लेकिन मजे की बात यह लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता भी है और लेता भी है। इसीलिए इस फिनोमेना को सिनर्जिक बॉन्डिंग नाम दिया गया है, जो यूजुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखने को मिलती है। और इसीलिए इस तरह के लिगेंड्स नॉन क्लासिकल लिगेंड्स भी कहलाते हैं। अब क्या कहूं बेटा, मैंने पैदा होने में थोड़ी सी देरी कर दी थी, तो मेरे से पहले एक बहुत महान साइंटिस्ट पैदा हुए थे जिनका नाम था सिडविक, नेविल सिडविक। इन्होंने एक बहुत शानदार थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है, अगर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के बाद अपना EAN बोले तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अगर अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल
कर लेता है तो वही कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा होगा बेटा स्टेबल। और इसके लिए अगर उसको ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करना पड़े तो वो करने को तैयार है। मेटल कार्बोनाइल्स को ये थ्योरी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई और जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि मेटल कार्बोनाइल्स अपना EAN अपने नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल करने को तैयार रहते हैं, भले चाहे इसके लिए उनको अपना ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर शो करना पड़े। फाइनली मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि जैसा कि मैं अभी शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि कार्बन जब स्टीम से रिएक्ट करता है तो वाटर गैस बनाता है, ठीक उसी तरह से कार्बन जब स्टीम की जगह एयर से रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूसर गैस भी बनाता है। और चाहे वाटर गैस हो या प्रोड्यूसर गैस हो, दोनों ही फ्यूल का काम करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में। कार्बन का स्टीम से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना कोल गैसिफिकेशन कहलाता है और इसमें हाइड्रोजन नो डाउट प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की फर्दर रिएक्शन करानी होगी स्टीम से, और जिसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बल्क में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान रहे इनमें दो बातें। पहली बात, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो एक और होता है आयरन क्रोमाइड, नाम तो सुना ही होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह प्रोसेस एक नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन या बॉश प्रोसेस। वैसे मैं आपको बता दूं कि वाटर गैस को सिंथेसिस गैस या सिन गैस इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत सारे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं जैसे मेथेनॉल या और भी बहुत से। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बताई हुई ये सारी इंफॉर्मेशंस बहुत अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, और नेक्स्ट टर्न पे हम बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।